वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी महकमा खारजा के एक आला एहलकार का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान में किसी अलहदगी पसंद तहरीक की हमायत नहीं कर रहा। उनसे खुसूसी गुफ्तगू की तफसीलात और पाकिस्तान में पानी की कमी के बहरान का जायजा शामिल है आज के शो में। मजीद किन मौज़ूआत पर बात होगी, देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। मुलाकात करेंगे अफगानिस्तान की जंग में माजूर होने वाले दो फौजियों से जिनकी जिंदगी निहायत मुख्तलिफ अंदाज में बदली। जायजा लेंगे कि क्यों दाइश की शिकस्त के बाद भी शुमाली इराक के कैंपों में पनाह लेने वालों की तादाद बढ़ रही है। और लाहौर में लकड़ी के तिनकों से बनी खूबसूरत चिकें किन मराहिल से गुजरकर मार्केट तक पहुंचती हैं, ये शामिल है हमारे आज के मेड इन पाकिस्तान सेगमेंट में। अमेरिका के नायब माविन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने कहा है कि अमेरिकी हुकूमत की जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 3 दहशतगर्दों की शनाख्त और मुकाम के बारे में इतला पर इनाम के ऐलान से ज़ाहिर होता है कि अमेरिका बिला तफरीक उन ग्रोहों के ख़िलाफ़ है जो पाकिस्तान मुखालिफ है और उनके भी जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के साथ नदीम याकूब हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नदीम, एलिस वेल्स ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी के बारे में मज़ीद क्या कहा? अमेरिका के सीनियर सफारतकार एलिस वेल्स ने सदर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान को मुज़ाकरात की दावत के बारे में कहा कि जो काबुल पीस प्रोसेस है वो एक बहुत संजीदा कदम है और तालिबान को चाहिए कि वो बराह रास्त अफ़गान हुकूमत के साथ बात करें, क्योंकि अमेरिका जो है वो तालिबान के साथ डायरेक्टली बातचीत नहीं करेगा और ना ही तालिबान के मुज़ाकरात को मानते हुए वहाँ से अपनी अफवाज को वापस बुलाएगा। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। एलिस वेल्स ने इस बारे में एग्जैक्टली क्या कहा, आइए देखते हैं। हमने फिलवक्त ऐसे फैसला कुन और देरपा इक़दामात नहीं देखे जिनकी हम तवक्को करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से गुफ्तगू जारी है और हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान सदर गनी की जानिब से दी गई तजावीज़ की हिमायत और अमल दरामद के लिए क्या कर सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात ज़रूरी हैं और हम इन कोशिशों के हक में हैं जो जनरल बाजवा के अक्टूबर 2017 के दौरा काबुल के मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे के लिए की गई थी। खित्ते में जो दहशतगर्द ग्रोह हैं उनके हवाले से एलिस वेल्स ने कहा कि अमेरिका किसी भी दहशतगर्द ग्रोह, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो या पाकिस्तान में, उसके बारे में कोई तफरीक नहीं करता। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका ने जो अस्करियत पसंद ग्रोह हैं उनके 3 रहनुमाओं के लिए जो बारे में मालूमात फराहम करने के लिए जो इनाम का ऐलान किया, वो इसी बारे में एक कदम है। आइए देखते हैं इस बारे में उन्होंने क्या कहा। हम पाकिस्तान की इलाकाई सलामती की हिमायत करते हैं। हम बलोच दरअंदाजी के हक में नहीं हैं और न ही किसी ऐसी तहरीक की तायद करते हैं। हमारा पैगाम यही है कि अगर कोई भी दहशतगर्द गिरोह खित्ते में किसी भी मुल्क के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाई करेगा तो उसका मुकाबला करना होगा। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 3 रहनुमाओं के बारे में इत्तला देने पर इनाम का ऐलान किया गया है। तो हम उन गिरोहों के भी खिलाफ हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ है और उनके भी जो अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। एलिस वेल्स ने कहा कि वो अमेरिका जो है वो क्वाड्रिलैटरल प्रोसेस या 4 फरीकी जो अमल है उसको बहाल करने में दिलचस्पी रखता है, जिसमें अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। जी साकिब। नदीम हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम फॉर दीज अपडेट्स। और एलिस वेल्स ने अफगान अमन की बात की तो अफगानिस्तान से ताज़ा तरीन इतला ये है कि ईरान की सरहद से मुत्तसिल मगरबी सूबे फराह के एक मरकज़ पर तालिबान ने शदीद लड़ाई के बाद कब्ज़ा कर लिया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान जंगजुओं की एक बड़ी तादाद ने इतवार की रात हुकूमत की सिक्योरिटी अफवाज से शदीद लड़ाई के बाद अनारदरा तहसील के मरकज़ का कंट्रोल हासिल कर लिया है। और गुज़श्ता कुछ बरसों में पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों की जानिब से पानी की कमी की
بڑھتی ہوئی کمی پر خطرے کی گھنٹیاں بجائی جاتی رہی ہیں۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز نے اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی شہری آبادی میں بہت تیزی سے اضافے کی وجہ سے پاکستان سال 2025 تک خشک ہو کر رہ جائے گا۔ پانی کے بحران کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ برس اقوام متحدہ کی ورلڈ واٹر ڈیولپمنٹ رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ سال 2000 اور 2005 کے درمیان پاکستان میں پانی کے قابل استعمال وسائل کم ہو کر تقریباً نصف رہ گئے ہیں، جبکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو پانی کی قلت سے متاثر ملک قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور ان رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانی کی کمی کا اثر گھریلو استعمال پر تو پڑے گا ہی، مگر سب سے زیادہ متاثر زراعت کا شعبہ ہوگا، چونکہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار بہت حد تک زراعت پر ہی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ سنگین ہے اور ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ حال ہی میں جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں بھی پانی کی شدید کمی کے پیش نظر ہر گھر کے لیے پانی کا کوٹا مقرر کیا گیا ہے اور پانی کے استعمال کے بارے میں نئے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ کیپ ٹاؤن کو خشک سالی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ڈیمز میں پانی کے ذخائر خشک ہو کر رہ گئے ہیں، اور پاکستان میں پانی کی کمی کے بحران کی شدت اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس بارے میں ہم نے پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کے چیئرمین ڈاکٹر محمد اشرف سے بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا تھا۔ اگر جو صورتحال ہے اگر اسی طرح سے رہتی ہے، ہمارے پانی کے ریسورسز وہی رہتے ہیں، ہمارا سٹائل پانی کے یوز کرنے کا وہی رہتا ہے، مس مینجمنٹ کا وہی رہتا ہے، پاپولیشن جیسے ایکسپوننشلی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی رہتی ہے، تو ایک ٹائم آئے گا کہ یہ بحران ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ریسنٹ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کوئٹہ سٹی کی اور کراچی شہر کی، یہ ایگزامپلز ہیں۔ اور تیسری ایگزامپل آپ کے سامنے لاہور کی ہے، جہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو گراؤنڈ واٹر جیسے جیسے پانی کو ہم زیادہ اوور پمپ کرتے ہیں، پانی نیچے جاتا ہے، تو نیچے جائے گا تو پانی کی کوالٹی خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اگر ہم اس پانی کو مینج نہیں کرتے، اس کو پراپرلی یوز نہیں کرتے، اس ریسورسز کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے، تو پھر اے ٹائم ول کم کہ وی ول فیس پرابلم۔ بہت بڑا چیلنج ہے جو پانی کا ضیاع ہے۔ پانی کا ضیاع نہ صرف کسی ایک سیکٹر میں نہیں ہے، پانی کا ضیاع ہے وہ اگر آپ دیکھیں ایگریکلچر میں، جو فصل جو ہے جس کو 400 ملی میٹر سے وہ فصل اگائی جا سکتی ہے، 400 ملی میٹر کے اوپر ہم اس کے اوپر 5000 ملی میٹر پانی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل رائس کی ایگزامپل ہے، چاول کی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ چلے جائیں وہاں سے اگر آپ انڈسٹری میں آ جائیں تو انڈسٹری میں بے تحاشا پانی کا یوز ہو رہا ہے، انفیشینٹ انڈسٹری ہے ہماری۔ اس کے بعد آپ گھروں میں آ جائیں، گھروں میں جو استعمال ہو رہا ہے یہ ان میں بہت زیادہ مس یوز ہوتا ہے۔ کسی بندے کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ پانی ہمارے پاس کہاں سے آتا ہے، کتنا قیمتی پانی ہے۔ اور یہ تینوں جگہ پہ چونکہ ہم ایگریکلچر کو بھی آلموسٹ فری پانی دے رہے ہیں، ہم جو انڈسٹری ہے اس کا تو بالکل ہی فری ہے، وہ جہاں دل چاہتا ہے ٹیوب ویل لگاتے ہیں، پانی پمپ کرتے ہیں، اور گھروں میں بھی ہم آلموسٹ فری پانی دے رہے ہیں، چونکہ اس کے اوپر میٹر کوئی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا پانی آپ کے پاس آ رہا ہے، کتنا پانی آپ ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ایشوز آ رہے ہیں۔ واٹر یوز ہیبٹس جو ہیں یہ اتنی آسانی سے نہیں چینج ہوتی، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکسٹینسو قسم کی مہم چلانے کی ضرورت ہے، آپ کو ٹیرف پراپر لگانے کی ضرورت ہے، پانی جو آپ دیتے ہیں اس کو میٹر کر کے لگانے کی ضرورت ہے، انڈسٹریز کو باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ پانی کو زیادہ یوز کرتے ہیں، ایک طرف وہ پانی زیادہ یوز کر رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں گراؤنڈ واٹر سے، اور اتنا ہی پانی وہ ویسٹ واٹر کی شکل میں آپ کے سسٹم میں پھینک رہے ہیں۔ آپ دو ایشوز ہو گئے، ایک تو پانی کا ضائع کیا، اور دوسرا وہ پانی نے ویسٹ واٹر کی شکل میں جا کے آپ کے دریاؤں کو، ندی نالوں کو انہوں نے گندا کر دیا۔ تو اس کو پراپر سسٹم کے تحت لانے کی ضرورت ہے۔ تو بیسیکلی اس کو جب تک اس کی پراپر مانیٹرنگ نہیں ہوتی، اس کی پراپر اس کو ویلیوز نہیں دی جاتی، جب کہتے ہیں نا کہ جب تک اف یو کینٹ میجر اے تھنگ یو کینٹ مینیج اٹ، جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرے سسٹم میں کتنا مجھے پانی کتنا آ رہا ہے، میرے گھر میں کتنا پانی جا رہا ہے، اور میں اس کو کتنا یوز کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر میں یوز کرتا ہوں تو مجھے اس کے لیے اکارڈنگلی پے کرنا پڑے گا۔ ہم کیوں گھر میں جاتے ہیں تو بجلی کا سوئچ آف کرتے ہیں غیر ضروری پہ؟ کیوں ہم غیر ضروری طور پہ ہیٹر بند کرتے ہیں؟ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنا ہم زیادہ استعمال کریں گے اتنا زیادہ ہمیں بل آئے گا۔ تو جب تک ہم پانی اس کو میجر کر کے لوگوں کو نہیں دیں گے اور اس کے مطابق اس کی مانیٹری ویلیوز نہیں لیں گے، اس کو چارج نہیں کریں گے، تو یہ مس مینجمنٹ ہوتی رہے گی۔ جب وہ سسٹم کے اندر رہے گا، وہ سرفس کے اوپر ہو، خواہ وہ گراؤنڈ میں ہو، تو وہ آپ کے لیے یوزیبل ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو ڈیم جو ہیں، ریزروائرز ہیں، سٹوریج ہے، وہ آپ کو ضرورت ہے اور رہے گی،
क्योंकि ओवर द टाइम पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। ओवर द टाइम आपके जो एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज हैं उनके वो सेडिमेंट आने की वजह, सिल्ट आने की वजह से उनकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, तो उनको रिप्लेस करने के लिए आपको ज़रूरत रहेगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है पानी को स्टोर करने का, कि आपके पास स्टोरेज कम हुई आपने और बना ली, आप वादी बढ़ गई आप और बना ली। आइडिया ये होगा कि आपने जो पानी आपके पास आता है, जो नेचर ने आपको आपके हिस्से का गिफ्ट दिया है, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में पानी की कमी के बहरान के हवाले से डॉक्टर अशरफ ने डैम्स की अहमियत की बात की, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अपनी ज़िंदगियों से जुड़े दरिया नीलम के पानी से बिजली बनाने के एक नए प्रोजेक्ट की वजह से परेशान है। हुकूमत की तरफ से तमाम मुमकिन हिफाजती इक़दाम की यकीन दहानी के बावजूद वहाँ के रिहायशी किन खदशात का इजहार कर रहे हैं, देखते हैं मुज़फ़्फ़राबाद से आयशा तंजीम की इस रिपोर्ट में, जिसे पेश कर रही हैं सबा शाह खान। हिमालय के पहाड़ों तले वाक़ मुज़फ़्फ़राबाद शहर में ज़िंदगी यहाँ बहने वाले दरियाए नीलम के दम से है, जो शहर को पीने का पानी फराहम करता है। और शहर में फुजला तल्फ करने की किसी सहूलत की गैर मौजूदगी में ये मुज़फ़्फ़राबाद का फुजला भी अपने साथ बहा ले जाता है। ग्लेशियर से बहने वाला ठंडा पानी गर्मियों में मकामी मौसम को खुशगवार रखता है, लेकिन अब यहाँ एक नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काम शुरू करने वाला है, जिसकी मनसूबाबंदी कई दहाइयों से की जा रही थी। ये पानी को बिजली बनाने के लिए टनल्स में धकेलेगा। मकामी लोगों को खदशा है ये प्रोजेक्ट उनके माहौल और तर्ज़ ज़िंदगी को मुतासिर करेगा। सबसे बड़ा इशू तो ये होगा कि वो टेम्परेचर यकदम उसमें इजाफा होगा और साथ ही सीवरेज के मसाइल पैदा होंगे, जो मालियात पर बुरे तरीके से असरअंदाज होंगे और बीमारियाँ फैलेंगी। मूज़ी और जल्दी अमराज का एक बहुत बड़ा खदशा मौजूद है। हुकूमत का कहना है उनकी तशवीश बेबुनियाद है। तो एनवायरमेंटल NOC दिया गया है नीलम झेलम हाइडल प्रोजेक्ट को, तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है। उसके लिए एक काफ़ी स्ट्रगल के बाद वाप्टा के साथ हमने ये अरेंजमेंट कर ली हुई है कि वाप्टा एटलीस्ट 15 क्यूमेक्स पानी, 15 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी डाउन स्ट्रीम फ्राम नौशहरी छोड़ेगा। तो वो 15 क्यूमेक्स पानी काफ़ी है सुएज डाइल्यूशन के लिए और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले एक मकामी इदारे ने कुछ शराइत पर इस मंसूबे पर आमादगी ज़ाहिर की है। मंसूबे पर काम करने वाली हाइड्रो पावर कंपनी इन शराइत को पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रवायती सरकारी निज़ाम इसमें ताख़ीर का बाइस बन रहा है। हमें उसके लिए रीमॉडलिंग करनी है। हमारे एग्जिस्टिंग जो है ना वाटर ट्रीटमेंट सप्लाई फैसिलिटी की, उसकी रीमॉडलिंग एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी एग्जीक्यूट होना है, और उसके लिए तो वाप्टा ने कॉन्सेंट भी दी हुई है। उनके PC1 में भी ये शामिल है और एक बजट उन्होंने एलोकेट किया हुआ है। 2 से 3 साल इस पे मजीद लग सकते हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इस इलाके में पिछले 10 सालों से बिजली का शदीद बहरान रहा है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 1000 मेगावाट तक बिजली की पैदावार मुतवक्को है, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद के रहने वालों को खदशा है कि यहाँ बनने वाली बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होकर बिजली की कौमी पैदावार का हिस्सा बन जाएगी, जबकि मकामी अफराद के लिए बिजली की अदम दस्तयाबी का मसला बरकरार रहेगा। आयशा तंजीम के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों और मालूमाती मज़ामीन और वीडियोस का सिलसिला हर वक्त जारी रहता है हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप इंटरनेट और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के ज़रिए झूठी खबरों के फैलाव के बारे में एक मालूमाती वीडियो देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आप इन झूठी खबरों को कैसे पहचान सकते हैं। और प्रोग्राम में आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि दाइश की शिकस्त के बाद भी शुमाली इराक के कैंपों में पनाह लेने वालों की तादाद क्यों बढ़ रही है, और दुनिया भर में मशहूर लाहौर में बनने वाली लकड़ी के तिनकों की खूबसूरत चिकें आखिर बनती कैसे हैं, ये भी दिखाएंगे आगे चलकर। लेकिन पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरों पर आज के वर्ल्ड व्यू में। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में बांग्लादेश का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह हो गया है। हादसे में कम से कम 38 मुसाफिर हलाक और 23 जख्मी हो गए हैं। तैयारे में 67 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। समंदरी हादसों में इमदादी कार्रवाइयां करने वाले जहाज SOS मेडिटेरियन शिप एक्वेरियस की टीम ने लीबिया की समंदरी हदूद से 110 मुहाजिरीन को रेस्क्यू कर लिया है। मुहाजिरीन रबड़ से बनी कश्ती पर सवार थे। आज सिसिली की बंदरगाह ऑगस्टा पर लंगर अंदाज होने वाले एक्वेरियस जहाज पर इससे पहले मुख्तलिफ ऑपरेशंस में रेस्क्यू किए जाने वाले 280 पनाहगुज़ीन सवार हैं।
अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के हडसन रिवर में हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। हेलीकॉप्टर में 5 मुसाफिर और पायलट सवार थे, जबकि पायलट अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। हेलीकॉप्टर के हादसे को दरिया के किनारे अफराद ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें हेलीकॉप्टर को डूबते देखा जा सकता है। भारतीय दौरे पर मौजूद फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के हमरा भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एक सोलर प्लांट का इफ्तिताह किया। प्लांट पर 5 बिलियन रुपए लागत आई है। दूसरी जानिब भारतीय रियासत महाराष्ट्र में लाखों किसानों ने हुकूमत की जानिब से सहूलियात और ताउन में कमी पर नासिक से मुंबई तक मार्च किया और रियासती असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। किसानों ने हुकूमत से ज़रूरी कर्जों की माफी और फसलों की कीमतों में इजाफे का मुतालबा किया। इराकी फोर्सेस और दाइश के दरमियान जारी लड़ाई सरकारी तौर पर गुज़श्ता साल नवंबर में ख़त्म हो गई थी, लेकिन इस लड़ाई के बायस बेघर होने वाले अफराद के लिए जो कैंप्स बनाए गए थे उनमें बसने वालों में एक बार फिर इजाफा नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब कुछ इलाकों को वसाइल की कमी के बावजूद दोबारा बसाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। VOA की रिपोर्टर हैदर मर्डॉक ने इराकी हुक्काम के साथ उन इलाकों का सफ़र किया और बहाली के काम का जायज़ा लिया। इस रिपोर्ट को पेश कर रही हैं नुखबत मलिक। खानदानों को अब वसाइल की कमी, मुलाजमतों की कमी और कबायली झगड़ों का सामना है, जिसकी वजह से उन्हें अपने आबाई इलाके को एक बार फिर छोड़ना पड़ रहा है। दाइश के गिरफ्तार होने वाले या मार दिए जाने वाले अफराद के खानदानों को कम्युनिटी के बाकी अफराद कबूल करने पर तैयार नहीं हैं, जिसके बायस इस झगड़े में और भी इजाफा हो जाता है। मकामी लीडर्स कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसे अफराद की बीवी और बच्चों ने उनके दाइश के हामी बनने की हिमायत न की हो, लेकिन फिर भी उनके गांव और कस्बों में रहने वाले अफराद उन्हें ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। अब जब ये खानदान वापस आ रहे हैं तो कम्युनिटी के बाकी अफराद इन्हें कबूल करने पर तैयार नहीं, ना ही इनके रिश्तेदार इन्हें अपनाना चाहते हैं। वो कहते हैं ये सब वो लोग हैं जो कल तक दाइश के साथ थे। बैनुल-अक़वामी तंजीमों का कहना है कि मग़रबी इराक़ में बहुत से खानदानों को ज़बरदस्ती घर वापस भेजा जा रहा है। ज़्यादातर ऐसे घरों में जो तबाह कर दिए गए हैं और वहाँ बिजली और पानी की सहूलत भी नहीं है, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ में जो उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं। इराक़ी हुकूमत का कहना है कि गुज़श्ता 1.5 साल में दाइश के 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया है या मार दिया गया है, लेकिन उनके अहले खाना की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनका कोई कसूर नहीं है। यहाँ मौजूद बहुत से खानदान अब ये कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि वो कभी घर वापस जा सकेंगे। हैदर मर्डॉक की रिपोर्ट के साथ नुखबत मलिक, उर्दू VOA। माजूरी इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। ख़ास तौर से जंगों में माजूर होने वाले फ़ौजियों के लिए आम ज़िंदगी में वापस आना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। तिब्बी वसाइल की बर वक्त फराहमी उनको एक बार फिर ज़िंदगी का मुकाबला करने के काबिल बना देती है, और ऐसी सहूलियात का ना होना कैसे ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, ये जानने के लिए मुलाकात करते हैं अफ़गानिस्तान की जंग में माजूर होने वाले 2 फ़ौजियों से जिनकी ज़िंदगियाँ नहायत मुख्तलिफ अंदाज में बदली हैं। ये एक खूबसूरत दिन था जब अमरीकी स्टाफ सार्जेंट जॉनी जॉन्स अफगानिस्तान के सूबे हलमंद में गश्त कर रहे थे, और फिर अचानक एक बारूदी सुरंग फट गई और वो अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गए। जॉय जॉन्स ने अमरीकी फौज में 8 साल काम किया। इराक और अफगानिस्तान में तैनाती के साथ बारूदी सुरंगों की सफाई के फराइज भी सर अंजाम दिए। जर्मनी में जब मेरी आंख खुली तो मेरी पहली सोच थी कि क्या मेरे घुटने हैं, क्योंकि अक्सर लोग जिनके घुटने महफूज रहते हैं वो जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। अगर आपका एक घुटना है तो बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से मेरी नर्स ने मुझे बताया कि मेरा एक घुटना नहीं है, लेकिन मेरी बहाली मुमकिन है और मैं जिंदा रहूँगा। जख्मी होने के बाद जोन्स को अमरीकी हुकूमत की जानिब से माली मदद दी गई, लेकिन अमरीकी फौज के शाना बशाना लड़ने वाले अफगान फौजी की कहानी कुछ मुख्तलिफ है। जब वॉइस ऑफ अमेरिका ने एटलांटा जॉर्जिया में जॉन्स के घर उनसे मुलाकात की तो हमने उन्हें एक अफगान फौजी की तस्वीर दिखाई जो लड़ाई में माजूर हो गया था। रफीउल्लाह ने सूबा फरियाब में एक ऑपरेशन के दौरान अपनी दोनों टांगें खो दी थी। वो अब मैकेनिक हैं और एक दिन अपनी टांगों पर चलने का ख्वाब देखते हैं। काश एक दिन कोई मेरी मदद कर सके और सार्जेंट जोन्स की तरह मैं भी अपनी टांगों पर खड़ा हो सकूं, लेकिन मेरे हालात ये हैं कि मैं अपने रोजाना के काम भी नहीं कर सकता। कुछ अफगान हुकाम का कहना है कि मिलिट्री से मुंसलिक अफराद को हुकूमत से सालाना रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने चाहिए, लेकिन रफीउल्लाह का कहना है कि उन्हें कभी कोई चेक नहीं मिला। जॉय जोन्स अपने अफगान हम मनसब के लिए इंतहाई एहतराम के जज्बात रखते हैं।
It was inspiring and heartbreaking to see Rafiullah. रफ़ीउल्लाह को देखना इंतहाई दिल तोड़ देने वाला तजुर्बा था। उसे टांगों जैसी नेमत नहीं मिल सकती जैसी मेरे पास है, लेकिन मैं उसे कहना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए एक हौसले का बाइस है, क्योंकि जिस हादसे से वो गुजरा उसके बाद भिखारी बनने और ख़ुद पर अफसोस करने के बजाय वो खुद मुख्तारी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप उनकी आंखों में देख सकते हैं कि वो एक फाइटर है। जोय जोन्स और रफ़ीउल्लाह कुनारी एक जंग के मैदान के दो फौजी मिलिट्री से बाहर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। समीर रसूली के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान के हुनरमंदों का हाथ से किया गया सकाफती काम दुनिया के बहुत से मुल्कों में पसंद किया जाता है, जिनमें लकड़ी के तिनकों से बनी खूबसूरत चिकें भी शामिल हैं। इन चिकों को बदलते वक्त के साथ नित नए डिज़ाइन और रंगों से बनाया जा रहा है, और ये खूबसूरत चिकें किन मराहिल से गुजरकर मार्केट तक पहुँचती हैं, देखते हैं लाहौर से इस रिपोर्ट में। लाहौर का इलाका शरीफपुरा चिकों की तैयारी के हवाले से जाना जाता है, जहां घर घर लगी खड्डियों पर तमाम दिन धागों के ताने बाने मिलाए जाते हैं और हर खड्डी से अलग डिजाइन और मुख्तलिफ रंगों की चिक बनकर सामने आती है। ये फ्रेम है, इसके अंदर ये दिमाग, हमारे दिमाग में डिजाइन है, इसमें बना देना, हमने भर देना और ये आगे एक एक काना लगाना है और नीचे से पाँव भी बदलना है। इससे डिजाइन भी बनता जाएगा और काम भी होता जाएगा। चाइना डब्बी, छोटी डब्बी, बड़ी डब्बी, सिंगल डब्बी, फुल डब्बी, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है। दिलकश और रिवायती डिजाइन बनाने वाले कारीगर 100 फुट चिक तैयार करें तब कहीं जाकर 1000 रुपए जेब में आते हैं। उनके मुताबिक असल फायदा मालिक और दुकानदार उठाता है। दुकानों पर पहुंचने के बाद उन्हें मुख्तलिफ डिजाइन में बदला जाता है, जहां छोटे साइज का पीस भी 500 से लेकर हजारों रुपए तक फरोख्त होता है। ये हमारी चिक्की होती है, कानों की या कंडों और बांस की तैयार होती थी। अब वक्त के साथ साथ इसमें जिद्दत और खूबसूरती पैदा हुई है। हम ये बाहर भी भेज रहे चिक्के, लोग बहुत पसंद करते हैं, जैसे अफगानिस्तान में है, सऊदीया में है, दुबई में है, मस्कत में है, और ख़ास तौर पर जो यूरोप से आते हैं ना, वो ख़ास तौर से शायद लेके आते हैं, वो हमसे चिक्के बनवा के स्पेशल लेके जाते हैं। ये पाकिस्तान की सौगात है। चिक्के चाइना से भी मंगवा रहे हैं, वो सारी बैम्बू स्टिक हैं, और जो पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं ना, वो सारी कश्मीरी तिली की हैं जो फैंसी हैं। इसमें आप देखें डेकोरेशन चीज़ें हमने बना के रखी हुई हैं, सारी हैंडमेड हैं। ये पहले रिवाज में बहुत सिंपल बनती थी, अब तो बहुत कलर्ड और ये नए नए फैशन डाल के शीशे वगैरह लगा के, तो अब बहुत ही फैशन आ गया है नया नया, तो ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नित नई घरेलू सजावट की अशिया मार्केट में दस्तयाब होने के बावजूद लोग चिक के इस फन को सराहते हैं। काने के तिनकों से बनी ये अशिया दीगर हैंडीक्राफ्ट्स की निस्बत सस्ती भी हैं। ये था आज का व्यू 360। हमारा और आपका राब्ता कायम रहता है facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। साकिबुल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।